लास्ट क्लास हमने डिस्कस किया था कंसेप्ट ऑफ परसेंटेज चेंज। तो मैंने आपको कहा था परसेंटेज चेंज का मतलब होता है चेंज इन वैल्यू ओवर ओरिजिनल वैल्यू इनटू 100। अच्छा, हमने क्वेश्चन किया था जिसमें हमने काइनेटिक एनर्जी को 300% से इंक्रीज किया था और फिर क्वेश्चन था कि परसेंटेज चेंज इन लीनियर मोमेंटम निकालो। तो हमने इसको सॉल्व किया, हमारा आंसर आ गया। फिर मैंने आपको एक होमवर्क दिया था, मैंने आपको कहा था घर से क्वेश्चन करके आने को। तो वो जो क्वेश्चन है वो करके आए हो? क्वेश्चन था दैट इफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ बॉडी इंक्रीजेस बाय 3%, तो हमारे पास काइनेटिक एनर्जी को हमने कितने से इंक्रीज किया? 3% से। तो व्हाट विल बी द परसेंटेज इंक्रीज इन द लीनियर मोमेंटम ऑफ द बॉडी? अब देखो, आपको लीनियर मोमेंटम पूछा है, दी क्या हुई है काइनेटिक एनर्जी, आपको पता है मोमेंटम एंड काइनेटिक एनर्जी का रिलेशन है। क्या रिलेशन है? योर मोमेंटम इज 2m k अंडर रूट। अच्छा, अब यहाँ पर आप क्या नोटिस कर रहे हो कि आपका जो गिवन परसेंटेज इंक्रीज आपको दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है? 3%। आपको जो दिया हुआ है वो क्या दिया हुआ है? 3%। तो अगर मैं मान के चलूं कि मेरी जो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी है बॉडी की, वो मैं के मान के चलूं, तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी बॉडी की जो बनेगी वो के में आपने ऐड कर दिया 3% ऑफ के। तो आपने कहा था कि अगर परसेंटेज डिक्रीज है तो माइनस करोगे, इंक्रीज है तो प्लस करोगे। तो हमारे पास ये जो गिवन वैल्यू है, अगर मैं इसको ऑब्जर्व करूं तो ये जो मेरा आंसर आएगा ये आएगा 1.03 टाइम्स ऑफ के। अच्छा, यहां से आप क्या ऑब्जर्व कर रहे हो? यहां से आप ऑब्जर्व कर रहे हो कि इनिशियल काइनेटिक एनर्जी अगर के है तो हमारा इनिशियल लीनियर मोमेंटम जो बनेगा वो हमारे पास बन गया 2m k अंडर रूट। और यहां से हमने क्या नोटिस किया कि हमारा जो फाइनल लीनियर मोमेंटम बनेगा वो हो गया 2m इंटू 1.03 टाइम्स ऑफ के अंडर रूट। अब क्वेश्चन था आपने क्या निकालना है? परसेंटेज चेंज इन लीनियर मोमेंटम। तो परसेंटेज चेंज इन लीनियर मोमेंटम अगर मैंने निकालना है तो वो क्या बनेगा? चेंज इन मोमेंटम ओवर ओरिजिनल मोमेंटम इनटू 100। तो ये जो गिवन वैल्यू है ये आपके पास क्या बन गई? 2m 1.03 के अंडर रूट माइनस अंडर रूट ऑफ 2m k ओवर अंडर रूट ऑफ 2m k इंटू 100। अच्छा, अब आप इसको सॉल्व करो तो 2m के अंडर रूट निकल गया। तो आपके पास ये आ गया अंडर रूट ऑफ 1.03 माइनस 1 इंटू 100। अब यहाँ आके ना प्रॉब्लम आएगी कि 1.03 अंडर रूट को सॉल्व करना मुश्किल हो जाएगा। और आपको ना जनरली ये क्वेश्चन एमसीक्यू फॉर्म में आएगा, और एमसीक्यू फॉर्म में जब क्वेश्चन आएगा तो वहां तो आपने एबीसीडी मार्क करना है, और एबीसीडी में ये चॉइस नहीं होगी जो आपको नजर आ रही है। वहां पे प्रॉपर आंसर लिखा होगा इतने परसेंट डेसिमल्स में। तो इसको अब मैं जब फर्दर सॉल्व करता हूँ, मतलब अगर मैं इसकी वैल्यू को 1.03 अंडर रूट डालूं और डाल के इसको मैं फर्दर सॉल्व करूं, तो मेरे पास ये जो गिवन आंसर है ये 1.488915% के करीब आंसर आए। पर अब यहाँ पर ना प्रॉब्लम अब ये आई कि ऐसे क्वेश्चन ना हमें पेपर में आने हैं, मतलब ये आने हैं क्वेश्चंस। और सिर्फ इस चैप्टर में नहीं, आगे बाकी चैप्टर्स में, ग्रेविटेशन में आगे जो चैप्टर करेंगे, फिर प्लस टू में भी हम कुछ चैप्टर करेंगे, वहां पे भी हमें ऐसे क्वेश्चंस आने हैं जहां पर ना आपसे ये सॉल्व नहीं हो पाएगा अगर आप इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व करोगे। तो तरीका ठीक है, परसेंटेज चेंज निकालने का यही तरीका होता है, पर प्रॉब्लम क्या आ रही है कि
फाइनल आंसर नहीं निकल पाएगा। क्यों नहीं निकल पाएगा? क्योंकि कैलकुलेशन बहुत टफ हो जाएगी। तो अब ना ऐसे क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करना है? अब ये जो जनरली क्वेश्चंस होते हैं ना, इनमें जो आपका परसेंटेज चेंज होता है ना, ये वेरी स्मॉल होता है। मतलब ये जो जिसमें आपको प्रॉब्लम आएगी मतलब कैलकुलेशन करने में, जहां पर आपको कैलकुलेशन करने में प्रॉब्लम आएगी, वो वाले कौन से वाले क्वेश्चंस होंगे जहां पे परसेंटेज चेंज आपका क्या होगा? वेरी स्मॉल। हम यहाँ पे मान के चल रहे हैं कि हमारा जो परसेंटेज चेंज है वो 0 से 5% के बीच में है। हम परसेंटेज चेंज को कहाँ मान के चल रहे हैं? 0 से 5% के बीच। तो यहां पर ना अब एक बात आपने याद रखनी है कि इफ योर परसेंटेज चेंज इज वेरी स्मॉल, तो फिर हम कैसे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे? तो मेरा अब यहां पर जो मेन कंसेप्ट है वो ये है कि मैं स्मॉल परसेंटेज चेंज को कैसे हैंडल करूंगा। अब जब स्मॉल परसेंटेज चेंज की बात करेंगे, परसेंटेज चेंज क्या था? चेंज इन वैल्यू ओवर ओरिजिनल वैल्यू इनटू 100। मतलब जब मैं आपको कहता हूं कि बेटा परसेंटेज चेंज, तो मैंने कहा था बेटा वो होता है चेंज इन वैल्यू ओवर ओरिजिनल वैल्यू इनटू 100। ये चेंज का मतलब क्या है? इसका मतलब है फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू, और नीचे मैं कौन सी वैल्यू ले रहा हूं? इनिशियल वैल्यू। और इसको 100 से मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे को क्या मिलेगा? मेरा परसेंटेज चेंज। लेकिन अगर मेरा परसेंटेज चेंज वेरी स्मॉल है, अगर मेरा परसेंटेज चेंज क्या है? वेरी स्मॉल, तो उस केस में मैं उसको इस तरीके से सॉल्व करूं। डेल्टा वी की जगह मैंने क्या लिख दिया? डी। डी का मतलब याद है क्या होता है? डी डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन क्या है? स्मॉल चेंज। डीवी, डीवी बाय वी। तो यहां पे ये जो मैं डीवी लिख रहा हूं ना, ये डीवी मेरा क्या है? स्मॉल चेंज। तो जब भी मेरे पास वेरी स्मॉल चेंज होगा, तो वेरी स्मॉल चेंज के लिए मैं ये वाला कंसेप्ट उठाऊंगा। मैं कहूंगा कि यार मैंने ना चेंज इन वैल्यू ओवर ओरिजिनल वैल्यू निकालनी है, पर वो जो वैल्यू जो मैं निकालना चाहता हूं वो बहुत स्मॉल चेंज है। वो क्या है? बहुत स्मॉल चेंज। अच्छा, इसको मैं कब लूंगा? जब मेरा परसेंटेज चेंज 0 से 5% के बीच में। मैंने देखा कि मेरे क्वेश्चन में मेरे को जो परसेंटेज चेंज दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है? कितना दिया हुआ है? 3%। और मेरे को परसेंटेज चेंज किसका दिया हुआ है? काइनेटिक एनर्जी। मुझे काइनेटिक एनर्जी का परसेंटेज चेंज दिया हुआ। तो मैं यहां पे क्या लिखूंगा? मैं कहूंगा कि यार मेरे को ना यहां पे क्या दिया हुआ है? मेरे को क्वेश्चन में दिया हुआ है चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ओवर ओरिजिनल काइनेटिक एनर्जी इनटू 100। मेरे को कितना दिया हुआ है? 3%। ये मेरे को क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन में मेरे को गिवन है। इस क्वेश्चन में मेरे को ये गिवन है। समझ में आया मेरे को क्या गिवन है? चेंज इन वैल्यू ओवर ओरिजिनल वैल्यू इनटू 100। और ये चेंज को मैं वेरी स्मॉल क्यों ले रहा हूं? क्योंकि ये चेंज स्मॉल परसेंटेज चेंज। और एक और बात याद रखनी है कि अगर आपको दिया हुआ है कि काइनेटिक एनर्जी इंक्रीजेस, तो ये प्लस है, तो प्लस तो लिखने की जरूरत नहीं होती। पर अगर आपको दिया हुआ है कि काइनेटिक एनर्जी डिक्रीजेस डिक्रीजेस बाय इतना परसेंट, तो फिर यहां पे क्या लिखोगे? माइनस। तो ये ध्यान रखना है, फिर यहां पे क्या लिखोगे? माइनस। समझ गए? पर मेरे क्वेश्चन में मेरे को दिया हुआ है कि मेरी काइनेटिक एनर्जी क्या कर रही है? इंक्रीज। तो मैं इसको +3 लिख रहा हूं। अब निकालना क्या है? निकालना है परसेंटेज चेंज इन लीनियर मोमेंटम। निकालना क्या है? निकालना है परसेंटेज चेंज इन लीनियर मोमेंटम। अच्छा, अब आपको पता है कि जो आपका गिवन लीनियर मोमेंटम है वो काइनेटिक एनर्जी पे डिपेंड कर रहा है। तो अगर काइनेटिक एनर्जी चेंज होगी तो लीनियर मोमेंटम भी चेंज होगा। पर अगर काइनेटिक एनर्जी बहुत थोड़ी चेंज होगी तो फिर लीनियर मोमेंटम वो भी बहुत थोड़ा ही चेंज होगा, क्योंकि एक क्वांटिटी दूसरे पे डिपेंड कर रही है। तो अगर एक क्वांटिटी को बहुत थोड़ा चेंज करोगे तो दूसरी भी बहुत थोड़ी चेंज होगी। तो इसका मतलब कि अगर मैं नोटिस कर रहा हूं कि मेरी काइनेटिक एनर्जी का चेंज बहुत स्मॉल है, तो मेरे लीनियर मोमेंटम का भी चेंज बहुत स्मॉल होगा। तो मैंने कैलकुलेट क्या करना है? तो मैंने कैलकुलेट जो करना है वो क्या करना है? मैंने कैलकुलेट करना है चेंज इन मोमेंटम ओरिजिनल मोमेंटम इनटू 100। ये मैंने कैलकुलेट करना है, मैं ये निकाल, अगर मैं ये निकाल दूंगा मेरा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। समझ में आ गया मैंने क्या करना है? मैंने ये कैलकुलेट करना है। क्या कैलकुलेट करना है? चेंज इन मोमेंटम ओवर ओरिजिनल मोमेंटम इनटू 100। बस वो जो चेंज है उसको मैं क्या ले रहा हूं? वेरी स्मॉल चेंज। क्योंकि क्वेश्चन में मैंने देख लिया
कि अब कल मैंने जब क्वेश्चन किया था वो 300% था, उसको मैं स्मॉल नहीं मानूंगा। हाँ, 3% को मैं क्या मान रहा हूं? स्मॉल। तो यहां पर ना, अब जब आप ये स्मॉल चेंज को डील करोगे तो कैसे डील करोगे? तो स्मॉल चेंज को डील करने के लिए आप डिफरेंशिएशन की हेल्प लोगे। अब डिफरेंशिएशन की हेल्प कैसे लेते हैं? हमने जो डिफरेंशिएशन के कंसेप्ट समझे थे उसमें मैंने ऐसे किया था कि डी डी एक्स ऑफ एक्स इज 1, ऐसे ही कहा था ना, डी डी एक्स ऑफ एक्स इज 1, तो डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स इज 1। फिर हमने कहा था डी डी एक्स ऑफ एक्स रेस पर एन इज एन एक्स रेस पर n-1। इसमें ना हम नीचे किसी एक क्वांटिटी के रिस्पेक्टिवली डिफरेंशिएट करते हैं, पर अब मैं पता है क्या कर रहा हूं? अब मैं ना नीचे किसी के रिस्पेक्टिवली डिफरेंशिएट नहीं कर रहा, मैं जस्ट स्मॉल चेंज निकाल रहा हूं। जैसे मेरे को एग्जामिनर का एक्स, वो कहता है फाइंड स्मॉल चेंज इन एक्स, तो मैं कहूंगा स्मॉल चेंज इन एक्स इज dx। मेरे को एग्जामिनर कहेगा x पावर n, वो कहेगा फाइंड स्मॉल चेंज इन x पावर n। किसमें स्मॉल चेंज निकालो? ये x पावर n की वैल्यू में स्मॉल चेंज निकालो। नीचे कुछ रिस्पेक्टिवली नहीं है, बस सिर्फ मैं स्मॉल चेंज निकाल रहा हूं। तो इसमें भी मैं वही फॉर्मूला लगाऊंगा जो मैं डिफरेंशिएशन का लगाता हूं। क्या करूंगा? n x रेस पर n-1, बस आगे ये भी मेंशन करूंगा कि मैं x का स्मॉल चेंज कर। फिर मेरे पास जैसे आ गया साइन ऑफ x, तो साइन x, तो मेरे को कहा कि फाइंड द स्मॉल चेंज इन साइन x, तो स्मॉल चेंज इन साइन x, तो डिफरेंशिएशन ऑफ साइन x इज cos x, और आपने किसको यहां पे वेरिएबल को लिया? x को, तो आगे क्या आ गया? dx। समझ में आ रहा है क्या कह रहे हैं? ऐसे ही मेरे पास अगर आ गया log ऑफ x, तो अगर मेरे को कोई कहता है कि यार इसका स्मॉल चेंज निकालो, log ऑफ x का स्मॉल चेंज, तो कैसे निकालूंगा? डिफरेंशिएशन ऑफ log x इज 1/x, और फिर मैंने किसको यहां पे डिफरेंशिएट किया है? वेरिएबल को, x को, तो वो क्या आ गया? dx। तो ये आपकी डिफरेंशिएशन है जिसमें आप सिर्फ स्मॉल चेंज ले रहे हो, विद रिस्पेक्ट टू नहीं कर रहे। और अगर मेरे पास ऐसे u इंटू वी आ गया और मुझे एग्जामिनर कहता है कि डिफरेंशिएट करो u इंटू वी, तो मैं यहां पे क्या करूंगा? पहले मैंने v को कांस्टेंट मान लिया du, प्लस फिर मैंने u को कांस्टेंट मान लिया, वो क्या आ गया? dv। तो ये आपने अब याद रखना है स्मॉल चेंज निकालने का जो सिस्टम है, ठीक है? तो अब मैंने यहां पर इस गिवन क्वेश्चन में क्या करना है? मैंने इस गिवन क्वेश्चन में ये वैल्यू निकालनी है और दिया मुझे ये हुआ है, तो कैसे मैं इसको सॉल्व करूंगा? मैं कहूंगा कि यार व्हाट इज द रिलेशन ऑफ योर मोमेंटम विद काइनेटिक एनर्जी, तो मैं कहूंगा मोमेंटम का जो रिलेशन है वो आएगा 2m के अंडर रूट, ये मेरा रिलेशन है। अब यहां से क्वेश्चन सॉल्व होगा। अभी तक तो मैं सिर्फ समझा रहा था करना क्या है, यहां से क्वेश्चन सॉल्व होगा। ये ऐसे सॉल्व करना जो मैं बताने लगा। तो सबसे पहले मैं रिलेशन लिखूंगा, फिर पहला स्टेप टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स, तो ये हमेशा ऐसे ही करना है जो मैं कर रहा हूं, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स। तो अगर मैं यहां पे दोनों साइड का लॉग लूंगा तो मेरे पास ये जो वैल्यू बनी, ये क्या बन गई? लॉग ऑफ p, हाँ जी, ये आ गया लॉग ऑफ 2m के अंडर रूट। अच्छा बेटा, व्हाट इज लॉग ऑफ m पावर n? n लॉग m, हाँ जी, याद है? तो ये देखो, ये आपके पास जो अंडर रूट है वो ये 1/2 हो गया ना, हो गया। तो मैं इस 1/2 को बाहर लिख सकता हूं, तो आप नेक्स्ट स्टेप इसको क्या करो? बाहर लिख दो, इसको नेक्स्ट स्टेप बाहर लिख दो। हाँ जी, क्लियर है? मैंने नेक्स्ट स्टेप इसको बाहर लिख दिया, क्यों? क्योंकि ये पावर थी, पावर बाहर आके क्या होगी? मल्टीप्लाई लॉग ऑफ m पावर n, तो जो पावर होगा वो बाहर आके क्या होगा? मल्टीप्लाई, अंडर रूट था ना। अच्छा, अब मेरे पास ये आ गया कि log p इज इक्वल टू 1/2। हाँ जी, अब अंदर मेरे पास ये देखो, ये जो टर्म है इसको अगर मैं ध्यान से नोटिस करूं तो हमने एक और लॉग का ऑपरेशन किया था, लॉग ऑफ m इंटू एन। हाँ जी, क्या था लॉग ऑफ m इंटू एन? लॉग m प्लस लॉग n, लॉग ऑफ m इंटू एन। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, ये जो m और k को सेपरेट कर दिया।
तो m और k को सेपरेट किया तो मेरे पास ये जो वैल्यू बनी ये बन गई log ऑफ ट्वाइस ऑफ m प्लस log ऑफ k। तो पता लग रहा है मैं क्या कर रहा हूं, मैं बेसिकली लॉग निकाल रहा हूं और फिर मैं वैल्यूज को सेपरेट कर रहा हूं। और लॉग ऑपरेशन क्या था, log m पावर n इज n log m, log ऑफ m इंटू n इज log m प्लस log n। और फिर एक और ऑपरेशन है log ऑफ m ओवर n, एंड log ऑफ m ओवर n इज log m माइनस log n। ये तीन ऑपरेशन याद रखने। अब यहां पे मेरे पास ये log हो गया। नाउ नेक्स्ट स्टेप, ये दो स्टेप करने, एक आपने स्टेप ये वाला करना है टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स, एक ये स्टेप करना है। फिर उसके बाद अब दूसरा स्टेप जो मैं लिख रहा हूं, ये दो स्टेप्स आपने याद रखने। और दूसरा स्टेप जो मैं अब कर रहा हूं दैट इज डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स। तो मैं दोनों साइड्स को अब क्या कर रहा हूं, डिफरेंशिएट। अब जब मैं दोनों साइड्स को डिफरेंशिएट कर रहा हूं तो अभी देखो हमने पीछे क्या नोटिस किया था, हमने पीछे नोटिस किया था कि ये जो हमारा गिवन log ऑफ x है, अगर मैं इसको डिफरेंशिएट करूं तो ये क्या बनेगा 1 बाई एक्स डी एक्स। तो अब देखो ये जो log p अगर आप इसको डिफरेंशिएट करोगे तो ये क्या बन जाएगा 1 बाई पी इंटू डी पी। अब जरा ध्यान से देखो, अगर इसको 100 से मल्टीप्लाई किया तो बन गया ना वो आपका स्मॉल परसेंटेज चेंज। तो मैं इसलिए ऐसे कर रहा हूं, इसलिए मैं कर रहा हूं ताकि ये क्या बन जाए चेंज इन वैल्यू ओवर ओरिजिनल वैल्यू। मैं इसको बनाने के लिए मैंने ऐसे किया, ऊपर क्या आ गया डीपी, नीचे क्या आ गया पी। तो ध्यान से देखो क्या है डीपी इज चेंज इन पी ओवर वैल्यू ऑफ पी। अच्छा आगे यहां पे मैं हाफ तो ऐसे ही रह जाएगा। अब अंदर में गया, ये सारी वैल्यू मेरी क्या है कांस्टेंट है, तो डिफरेंशिएशन ऑफ कांस्टेंट क्या आएगा 0। अच्छा अब ये log ऑफ k, तो log ऑफ k तो 1 बाई के इंटू डी के। लॉग ऑफ x को अगर डिफरेंशिएट करोगे तो 1 बाई एक्स डी एक्स है, तो ऐसे ही आ गया 1 बाई के इंटू डी के। तो अगर मैं अब देखो इसको पूरे को मल्टीप्लाई कर दूं 100 के साथ, दोनों जगह 100 के साथ मल्टीप्लाई कर दूं, देखो तो ये अगर मैं 100 के साथ मल्टीप्लाई कर दूं तो ध्यान से देखो ये जो वैल्यू है ये आपको दी हुई है, गिवन है। देखो ये गिवन है आपको क्वेश्चन में, ये गिवन है आपको परसेंटेज चेंज इन काइनेटिक एनर्जी दी हुई है। कितनी दी हुई है परसेंटेज चेंज इन काइनेटिक एनर्जी 3%। तो आपने कहा कि यार ये जो मेरी वैल्यू है कितनी आ गई हाफ ऑफ 3%, तो ये आंसर कितना आ गया 1.5%। तो मेरा जो चेंज इन मोमेंटम ओवर ओरिजिनल मोमेंटम इनटू 100, ये मेरा जो आंसर आया, ये आंसर मेरा कितना आ गया 1.5% मेरा आंसर आ गया। तो ये आपका रिक्वायर्ड आंसर है। तो दिस इज योर आंसर। और ये आपने देखो इसमें कोई कैलकुलेशन नहीं करनी पड़ी, ऑपरेशन लगाने पड़े। ऑपरेशन कौन से लगाने पड़े, पहला ऑपरेशन लॉग ऑपरेशन, दूसरा ऑपरेशन डिफरेंशिएशन। और लॉग ऑपरेशन लगाने के बाद कोई इतना नहीं, लॉग ऑपरेशन लगा दिया, लॉग आपको पता है कि अगर पावर होगी वो भी मल्टीप्लाई हो जाएगी, बाहर आके मल्टीप्लाई हो रहे हैं वो प्लस हो जाएंगे, डिवाइड हो रहे हैं वो माइनस हो जाएंगे। तो सिंपल लॉग ही रह जाएगा जिसको डिफरेंशिएट करना है। एंड लॉग एक्स की डिफरेंशिएशन क्या बनेगी 1 बाई एक्स डी एक्स। तो सारी टर्म्स ऐसे ही होंगी 1 बाई एक्स डी एक्स, 1 बाई एक्स डी, जैसे 1 बाई पी डी पी, 1 बाई के डी ए। हाँ जो कांस्टेंट होगा कांस्टेंट उसका आंसर क्या आएगा 0। मैंने 1 बाई एम डी एम नहीं किया, 1 बाई एम डी एम क्यों नहीं किया, क्योंकि मास यहाँ पे क्या है कांस्टेंट। तो आपने देखा नोटिस क्या आंसर आ गया, ठीक है। अगर मैं इसको पिछले जैसे मैंने पहले लंबे मेथड से सॉल्व किया था तो मैंने क्या नोटिस किया था कि लंबे मेथड से सॉल्व करता हूं तो ये आंसर आता है। और अगर मैं देखो इसको फर्स्ट डेसिमल तक लूं, ये यहां तक सॉल्व करूं तो कितना आंसर आएगा, देखो राउंड ऑफ करूं तो ये भी आंसर कितना आ गया 1.5। तो इतनी मेहनत करने के बाद मैं इसको जब 1 डेसिमल तक निकालूंगा तो भी मेरा आंसर वही आएगा जो मैंने अभी निकाला। हाँ ये याद रखना है कि ये जो आपने ना पहले मेथड लगाया था ये वाला, ये करेक्ट है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये ऑलवेज करेक्ट है, ऑलवेज करेक्ट, ये हमेशा करेक्ट है। बस प्रॉब्लम क्या आ रही है कि फाइनल आंसर नहीं आ रहा, और फाइनल आंसर नहीं आ रहा तो गड़बड़ हो जाएगी क्योंकि एमसीक्यू में नंबर नहीं मिलने। तो मेरे को वहां पर इस चीज का ध्यान रखना है कि अगर मेरा जो चेंज है वो कौन सा चेंज है स्मॉल चेंज, तो मैं इस टेक्निक से क्वेश्चन को क्या कर सकता हूं सॉल्व कर सकता हूं। और जब इस टेक्निक से सॉल्व करूंगा तो मेरा जो आंसर आएगा वो आंसर बहुत क्लोज होगा मेरे रियल आंसर के, बहुत क्लोज होगा। पर
ये टेक्निक अगर आप ज्यादा लॉन्ग परसेंटेज चेंज के लिए लगाओगे, जैसे अगर 15%, 20% के लिए ये टेक्निक लगाओगे, फिर गड़बड़ हो जाएगी। क्यों? क्योंकि जितनी वो परसेंटेज चेंज बढ़ती जाएगी, ये आंसर एक्चुअल आंसर से उतना डेविएट कर जाएगा। ये जो है, क्योंकि ये सिर्फ तभी लगेगा जब चेंज बहुत स्मॉल है, तभी लगेगा, अदरवाइज नहीं लगेगा। क्लियर है ये? सो फिर कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं। जैसे अब आपके पास ये क्वेश्चन आ गया कि मोमेंटम ऑफ अ बॉडी इज इंक्रीज बाय 50%। तो मेरे को दिया है कि मोमेंटम को मैंने 50, अब 50 इज अ बिग चेंज, 50% से मैंने मोमेंटम को क्या किया, चेंज किया। देन व्हाट विल बी द परसेंटेज इंक्रीज इन द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी। तो काइनेटिक एनर्जी निकालनी है और मोमेंटम के बिहाफ पे निकालनी है। तो मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी का क्या रिलेशन था? काइनेटिक एनर्जी इज पी स्क्वायर बाय 2m। तो मेरे को यहां पे मैंने मान लिया कि इनिशियल मोमेंटम जो मेरा है वो मैंने ले लिया p। तो जो मेरा फाइनल मोमेंटम होगा उसकी वैल्यू क्या होगी बेटा? p प्लस 50% ऑफ p। तो कितनी वैल्यू होगी? 1.5p। अच्छा, यहां से अगर मैं इनिशियल काइनेटिक एनर्जी निकालना चाहता हूं, तो मेरी जो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी होगी उसकी वैल्यू क्या होगी? पी स्क्वायर बाय 2m। और अगर मैं यहां से फाइनल काइनेटिक एनर्जी निकालना चाहता हूं, हाँ जी, क्या बनेगी फाइनल काइनेटिक एनर्जी? तो मेरी जो फाइनल काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू होगी दैट विल बी इक्वल टू 1.5 पी स्क्वायर बाय 2m। हाँ जी, करना क्या है? परसेंटेज चेंज इन काइनेटिक एनर्जी निकालनी है। तो परसेंटेज चेंज इन काइनेटिक एनर्जी कैसे निकालोगे बेटा? चेंज इन वैल्यू ओवर ओरिजिनल वैल्यू इनटू 100। तो यहां पर तो मैं ऐसे ही करूंगा सोल्व। क्यों? क्योंकि ये चेंज लार्ज है। और फिर मेरे पास ये जो गिवन वैल्यू है ये क्या आ गया? 1.5 पी स्क्वायर और 1.5 पी का होल स्क्वायर बाय 2m माइनस पी स्क्वायर बाय 2m ओवर पी स्क्वायर बाय 2m इंटू 100। अब आप देखो तो ये पी स्क्वायर बाय 2m कॉमन निकल के कैंसिल हो जाएगा, और 1.5 को जब स्क्वायर करोगे तो वो 2.25 माइनस 1 इंटू 100। तो ये 1.25 इंटू 100, तो आपका आंसर कितना आ गया? 125%। तो हमारा जो गिवन परसेंटेज इंक्रीज आएगा वो 125% इंक्रीज आ गया। तो देखो ये समझ में आया कैसे सॉल्व किया है? हाँ जी, क्लियर है ये? ठीक है। अब देखो क्वेश्चन आ गया कि इफ मोमेंटम ऑफ अ बॉडी इज इंक्रीज्ड बाय, हाँ जी, कितना परसेंट? 1.8। अब ये जो 1.8 है दिस इज अ स्मॉल परसेंटेज चेंज, और ये कौन सा चेंज है? इंक्रीज। तो अगर डिक्रीज होगा तो फिर आप माइनस लिखोगे, इंक्रीज होगा तो आप प्लस लिखोगे। और आपको दिया क्या हुआ है? आपको दिया हुआ है मोमेंटम ऑफ अ बॉडी इज इंक्रीज्ड बाय, तो आपको दिया हुआ है चेंज इन मोमेंटम ओवर ओरिजिनल मोमेंटम इनटू 100। ये आपको दिया हुआ है, और इसकी वैल्यू कितनी दी हुई है? 1.8। और ये याद रखना है कि अगर ये डिक्रीज है तो माइनस 1.8, इंक्रीज है तो फिर 1.8 प्लस। तो ये आपका गिवन वैल्यू आपको गिवन है। निकालना क्या है? निकालना है हमने परसेंटेज इंक्रीज इन द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी। काइनेटिक एनर्जी का परसेंटेज इंक्रीज निकालना है। तो हमने निकालना क्या है? योर चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ओवर ओरिजिनल काइनेटिक एनर्जी इनटू 100। ये वाली वैल्यू हमने फाइंड आउट करनी। कैसे करेंगे? तो हमने क्या कहा था? सबसे पहले हम रिलेशन लिखेंगे। तो हमारा रिलेशन क्या है कि काइनेटिक एनर्जी का रिलेशन है पी स्क्वायर बाय 2m। क्या करेंगे? सबसे पहले लॉग, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स। तो सबसे पहले टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स। हाँ जी, तो अब मैं लॉग लूंगा। तो मेरे पास ये क्या आ गया? लॉग ऑफ ए इज इक्वल टू, हाँ जी, लॉग ऑफ, अब देखो हमें पता है कि लॉग ऑफ m ओवर n क्या वैल्यू बनेगी? लॉग m माइनस लॉग n।
तो ये देखो, ये log ऑफ p स्क्वायर माइनस log ऑफ 2m। हाँ जी, लिख सकता हूं, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? क्लियर है ये? ठीक है। नेक्स्ट स्टेप क्या करूंगा, ये जो स्केयर है p का, ये बाहर आके मल्टीप्लाई हो गया। नेक्स्ट स्टेप, जो स्केयर पावर थी वो आके बाहर मल्टीप्लाई होगी। हाँ जी, ठीक है जी। अच्छा, अब लॉग हो गया। अब नेक्स्ट हम क्या करेंगे, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स। हम दोनों साइड्स को क्या करेंगे, डिफरेंशिएट। तो डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स, तो log k इज 1/k इंटू dk इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ log p इज 1/p इंटू dp माइनस, हाँ जी, इसको डिफरेंशिएट करोगे तो कांस्टेंट है, तो क्या आ गया, 0 हो जाएगा। अच्छा, अब अगर देखो मैं इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दूं, ये देखो 100 से, तो आपने नेक्स्ट स्टेप 100 से मल्टीप्लाई कर दो। अब जब आप 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये वाली वैल्यू तो आपको दी हुई है, कितनी दी हुई है, 1.8। तो अगर ये वैल्यू आपकी 1.8 है तो आप क्या नोटिस करोगे, आ गया ट्वाइस ऑफ 1.8। तो कितना आंसर आ गया, 3.6%। तो हमने क्या नोटिस किया कि हमारा जो परसेंटेज इंक्रीज है वो कितना आ गया, 3.6%। तो ये आपकी टेक्निक है जब क्वेश्चन सॉल्व करने हैं वेरी स्मॉल परसेंटेज में। ठीक है, मतलब आप मैक्सिमम टू मैक्सिमम, हद से हद 7% तक इसको ले सकते हो, जैसे क्योंकि कन्वीनियंट है। आप अगर आप ध्यान से देखो तो आपको टफ कैलकुलेशन नहीं करनी पड़ रही। हाँ, 2 ऑपरेशन याद रखने हैं। कौन से 2? पहले लॉग लो, फिर उसको क्या करो, डिफरेंशिएट। तो लॉग लो, डिफरेंशिएट करो, आसान, फटाफट आंसर आ जाएगा। तो ये याद रखना है। और ये कब लगाना है, जब परसेंटेज चेंज स्मॉल है। हाँ जी, ठीक है जी, कर लोगे, हो जाएगा। अब थोड़े से हम न्यूमेरिकल करेंगे जो हमारे वर्क एनर्जी के साथ रिलेटेड हैं, जो अभी तक हम पीछे कंसेप्ट हम कर चुके हैं, उनको जरा एक बार अब हम न्यूमेरिकली रिवाइज करेंगे, क्योंकि हमें न्यूमेरिकल्स आने हैं। ये वाले क्वेश्चंस जो मैं अभी करने लगा हूँ सब इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर क्वेश्चन कह रहा है कि आपने वर्क डन निकालना है, फाइंड द वर्क डन बाय अ फोर्स। और आपको जो फोर्स दी हुई है वो ये दी हुई है, दैट इज 2i कैप माइनस 3 j cap plus k cap when it is when its point of application moves from point A to point B। तो आप फोर्स लगा रहे हो और बॉडी कहां से कहां जा रही है, A से B। तो A आपके पास कौन सा पॉइंट हो गया, इनिशियल पॉइंट, और B आपके पास कौन सा हो गया, फाइनल पॉइंट। और ये जो A पॉइंट आपको दिया हुआ है, इसके कोऑर्डिनेट्स आपको क्या दिए हुए हैं, इसके कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं 1, 2 एंड -3। और बी के जो कोऑर्डिनेट्स आपको दिए हुए वो क्या दिए हुए हैं, 2, 0 एंड -5। ये आपको ए टू बी ये कोऑर्डिनेट्स दिए। करना क्या है बेटा, वर्क डन निकालना है। हाँ जी, वर्क डन निकालना है। और हमने क्या नोटिस किया था कि वर्क डन जब हम निकालते हैं तो पहले चेक करते हैं कि वेदर हमारी फोर्स कांस्टेंट है या हमारी फोर्स वेरिएबल है। तो पहले मेरे को बताओ, ये फोर्स कांस्टेंट है या ये फोर्स वेरिएबल है? आपको ऐसे वेरिएबल क्यों ये फोर्स लगी है, ये बताओ मेरे को। आपको ये वेरिएबल क्यों लगी? जैसे अगर मैंने कहा ये कांस्टेंट है, वेरिएबल, आपने कहा वेरिएबल, तो क्यों वेरिएबल? वेरिएबल वो चीज होती है जो विद टाइम क्या करती है, चेंज। कांस्टेंट होता है जिसकी वैल्यू क्या होती है, फिक्स्ड। तो अगर मैं यहाँ पे आई कैप से पहले देखूं तो आई कैप से पहले क्या है, 2 कांस्टेंट। हाँ, अगर आई कैप से पहले होता टी स्केयर या एक्स या वाई, और बॉडी जो है वो मूव कर रही है तो उसका एक्स बदल रहा है, वाई बदल रहा है, टी टाइम बदल रहा है, तो फिर ये फोर्स या ये वैल्यू वेरिएबल होती। अब 2 इज 2, 2 ने चेंज नहीं होना, तो ये 2 आई कैप मतलब 2 न्यूटन लग रहा है अलोंग एक्स एक्सिस। अच्छा, ये देखो -3 मतलब 3 न्यूटन लग रही है अलोंग नेगेटिव वाई एक्सिस, -3 तो 3 न्यूटन लग रहा है अलोंग नेगेटिव वाई एक्सिस, तो वो भी कांस्टेंट ही है ना। और अगर मैं कहूं ये के कैप, तो 1 न्यूटन लग रहा है अलोंग जेड एक्सिस। तो ये सारी वैल्यूज जो लग रही है क्या है, कांस्टेंट है। और अगर ये सारी वैल्यूज कांस्टेंट, तो आप क्या नोटिस करोगे कि ये जो फोर्स है दिस इज अ कांस्टेंट फोर्स। तो सबसे पहले ना आपको ना ये पता होना बहुत जरूरी है कि मैं जो डील कर रहा हूं वो मैं किसके साथ डील कर रहा हूं। क्योंकि अगर मैं कांस्टेंट फोर्स के साथ डील कर रहा हूं
तो मेरा जो वर्क डन आएगा वो बन जाएगा एफ डॉट एस, और जब वो एफ डॉट एस बनेगा तो ये जो एस होगा ये होगा फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। ये जो एस होगा इसको मैं सिंपल लिखूंगा फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। और फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन कैसे करूंगा? हाँ जी, कैसे करूंगा? मैं फाइनल एक्स को इनिशियल एक्स से माइनस कर दूंगा, फाइनल वाई को मैं इनिशियल वाई से माइनस कर दूंगा, फाइनल जेड को मैं इनिशियल जेड से क्या करूंगा? माइनस। ठीक है, तो मैंने फाइनल एक्स को इनिशियल एक्स से माइनस किया तो कितना आ गया? 2 माइनस 1 कितना आ गया? 1। तो ये आंसर आ गया 1 आई कैप। फिर उसके बाद 0 माइनस 2 तो क्या आ गया? -2 जे कैप। फिर -5 माइनस -3 मतलब -5 + 3 तो कितना आ गया? -2 के कैप। तो जब आप x को कर रहे हो ना तो x को माइनस करने के बाद आई कैप आएगा, y को करने के बाद जे कैप, z को करने के बाद के कैप। तो समझ में आया मैंने क्या किया? फाइनल पॉइंट को इनिशियल पॉइंट से माइनस किया अलोंग x, अलोंग y, अलोंग z, और x का आई कैप आ गया, y का जे कैप आ गया, z का के कैप आ गया। तो ये मेरे को डिस्प्लेसमेंट मिल गई। तो अगर मैं यहाँ पे नोटिस करूं तो ये मेरी डिस्प्लेसमेंट आ गई है, फोर्स मेरी कांस्टेंट है। तो मेरा बेटा वर्क डन का फॉर्मूला क्या बनेगा? F डॉट एस, और डॉट प्रोडक्ट में आई और आई 1, जे एंड जे 1, के एंड के 1, तो बस मैग्नीट्यूड्स आई वाले, जे वाले, के वाले मल्टीप्लाई कर दो। तो 2 एंड 1 कितना आ गया? 2। फिर माइनस माइनस प्लस हो गया 6, फिर -2। तो आपने क्या नोटिस किया? ये कितना आंसर आ गया? 6। तो हमारा जो वर्क डन है वो कितना आ रहा है? 6 जूल्स। तो हमारा जो वर्क डन आ गया वो आ गया 6 जूल्स। तो ये आपका गिवन आंसर आ गया कि आपका जो वर्क डन है वो 6 जूल होगा। हाँ जी, समझ में आया कैसे सॉल्व किया, कैसे प्रोसीड किया? ठीक है, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया कि पार्टिकल मूव्स अलोंग एक्स एक्सिस। तो हमें दिया हुआ है कि पार्टिकल एक्स एक्सिस में मूव कर रहा है। अच्छा, अगर पार्टिकल एक्स एक्सिस में मूव कर रहा है तो ये जो आपका मोशन है ये कौन सा मोशन हो गया? 1D मोशन हो गया, मतलब पार्टिकल एक ही डायरेक्शन में मूव कर रहा है। तो पार्टिकल की जो डिस्प्लेसमेंट है वो एक्स में हो रही है, और वो जो x में हो रही है उसमें आपको इनिशियल x जो दिया हुआ है वो 0, एंड फाइनल x जो आपको दिया हुआ है वो आपको फाइनल x जो दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है? दैट इज 5 मीटर। तो आप x एक्सिस में मूव कर रहे हो। हाँ जी, नजर आ गया? x एक्सिस में मूव कर रहे हो। ठीक है, फाइनल x माइनस इनिशियल x, ये आपकी क्या होगी? डिस्प्लेसमेंट अलोंग x। अच्छा, यहां पर अब आपकी जो बॉडी है इट इज अंडर इन्फ्लुएंस ऑफ अ फोर्स। बॉडी जो है वो एक फोर्स के इन्फ्लुएंस में है, और बॉडी जिस फोर्स के इन्फ्लुएंस में है उस फोर्स की अगर मैं वैल्यू देखूं तो कितनी आ रही है बेटा वैल्यू? 7 माइनस 2x प्लस 3x², ये वैल्यू आ रही। अच्छा, ये जो आप वैल्यू देख रहे हो ये वैल्यू मेरे को बताओ कि ये वैल्यू वेरिएबल है या कांस्टेंट है? वेरिएबल। तो आपने क्या नोटिस किया? आपने नोटिस किया कि यार मेरी जो फोर्स है ना ये फोर्स मेरी वेरिएबल फोर्स, और अगर ये वेरिएबल फोर्स है ना तो मैं यहाँ पे वर्क डन इज इक्वल टू एफ डॉट एस नहीं लगा सकता। क्यों नहीं लगा सकता? क्योंकि एफ डॉट एस तब लगता है जब पूरे डिस्प्लेसमेंट पे एक फोर्स लगती है। अब पूरे डिस्प्लेसमेंट पे एक फोर्स तो लग नहीं रही, तो फिर मैं वर्क डन कैसे निकालूंगा? तो मैं जो वर्क डन निकालूंगा वो मेरा फॉर्मूला हो जाएगा एफ डॉट ds फॉर स्मॉल वर्क डन, और फिर मैं टोटल वर्क डन निकालने के लिए इस स्मॉल वर्क डन को क्या करूंगा? इंटीग्रेट। हाँ जी, समझ में आया? और यहां पे जब मैं f डॉट ds करूंगा तो मेरा f और ds जो है वो मेरा dx हो गया। dx क्यों? क्योंकि मैं सिर्फ x एक्सिस में मूव कर रहा हूं, और साथ में ये डायरेक्शन क्या आ गई? 0, क्योंकि आपकी फोर्स भी x में ही लग रही है। फोर्स भी किस में लग रही है? x में। तो मेरे पास इसको मैं इंटीग्रेट करूंगा, ये स्मॉल वर्क डन को मैं इंटीग्रेट करूंगा, तो जो मेरा टोटल वर्क डन आएगा वो इस स्मॉल वर्क डन का क्या होगा? इंटेग्रल। और ये स्मॉल वर्क डन क्या हो जाएगा? 7 माइनस 2x प्लस 3x² इंटू dx, और इसको आप क्या कर रहे हो अब? इंटीग्रेट। तो इस रिलेशन को अब आप क्या करोगे? इंटीग्रेट। और जब आप इसको इंटीग्रेट करोगे तो लिमिट्स किसकी डालोगे? ये जिसका स्मॉल चेंज लिख रहे हो। किसका स्मॉल चेंज लिख रहे हो?
एक्स मतलब इनिशियल पोजीशन क्या है 0, फाइनल पोजीशन क्या है 5, फाइनल पोजीशन क्या है 5। अब इसको सॉल्व करोगे, तो जब इसको सॉल्व करोगे तो कैसे सॉल्व करोगे, ये ब्रैकेट ओपन करो तो पहले 7 dx, तो 7 dx तो इंटीग्रल ऑफ 7 बाहर आ गया, इंटीग्रल ऑफ dx क्या बन गया x, तो ये बन गया 7 और dx का इंटीग्रल क्या बन गया x, लिमिट्स क्या आ गई 0 to 5। अच्छा फिर उसके बाद माइनस, हाँ जी अब इसको इंटीग्रेट करना है तो 2 बार आ गया x dx, तो x रेस पर n+1 ओवर n+1, लिमिट्स 0 to 5 प्लस 3x स्केयर, x स्केयर मतलब n+1 ओवर n+1, तो मैं क्या कर रहा हूं x की पावर 1 है तो x स्केयर बाय 2, x की पावर 2 है तो x क्यूब बाय 3, तो ये मेरी लिमिट्स आ गई 0 to 5, तो ये 2 ये 3 कैंसिल हो गया, तो आपको जो वर्क डन है वो बन गया 7, 5 - 0 माइनस 5 स्केयर माइनस 0 स्केयर प्लस 5 क्यूब माइनस 0 क्यूब। हाँ जी अब इसको सॉल्व कर लो तो 125 माइनस 25 135, तो ये कितना आ गया 135 जूल्स। तो हमारा जो वर्क डन हम यहाँ पे नोटिस कर रहे हैं वो वर्क डन हमारा कितना आया, दैट इज 135 जूल्स। तो चेक करो ये समझ में आया कैसे किया सॉल्व, ठीक है। अब बेटा ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक टिपिकल क्वेश्चन है, एक कंसेप्ट है, सिर्फ अकेला न्यूमेरिकल नहीं है, एक ऐसा कंसेप्ट है जो आपने वैसे भी याद रखना है। अब यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है कि हमारे पास एक फोर्स है और ये जो फोर्स हमें दी हुई है इसकी वैल्यू है -k y i कैप प्लस x j कैप, तो हमें ये फोर्स दी हुई है। अच्छा ये जो k दिया हुआ है ये क्या है, एक पॉजिटिव कांस्टेंट है, तो k यहाँ पे पॉजिटिव है और क्या है कांस्टेंट। अच्छा k पॉजिटिव है और कांस्टेंट है, आप मेरे को बताओ कि ये जो फोर्स आप देख रहे हो ये वेरिएबल है या ये कांस्टेंट, बोलो। वेरिएबल है, क्यों, k तो चलो कांस्टेंट है पर i से पहले देखो क्या लिखा हुआ है y, j से पहले क्या लिखा हुआ है x, तो जब आप आगे जाओगे तो y और x दोनों क्या करेंगे चेंज होंगे ना, तो यहां पे आप क्या नोटिस करोगे जो फोर्स है ये क्या है वेरिएबल फोर्स है, तो ये वेरिएबल फोर्स है। अच्छा अब ये जो आपकी फोर्स है इट एक्ट्स ऑन अ पार्टिकल मूविंग इन एक्स वाई प्लेन, तो इसका मतलब यहां पे जो बॉडी है उसमें दो डिस्प्लेसमेंट्स आ रही हैं, एक एक्स में डिस्प्लेसमेंट आ रही है और एक वाई में डिस्प्लेसमेंट आ रही है। एंड मैं क्या नोटिस कर रहा हूं वेरिएबल फोर्स है ना, तो वेरिएबल फोर्स होने का मतलब मैं जब वर्क डन निकालूंगा तो पहले स्मॉल वर्क डन निकालना पड़ेगा, कैसे निकालना पड़ेगा फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट करके, समझ में आ रहा है क्यों ऐसे करना है। एफ डॉट एस सीधे कब लगाना है, एफ डॉट एस सीधे कब लगाना है जब फोर्स कांस्टेंट है, अगर फोर्स कांस्टेंट नहीं है तो सीधा एफ डॉट एस नहीं कर सकते, एस मतलब होता है फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल, वो बड़ा सौखा होता है, फाइनल इनिशियल माइनस कर दो डिस्प्लेसमेंट आ गई, पर यहां पे नहीं कर पाओगे, क्यों क्यों, क्योंकि आप क्या नोटिस कर रहे हो कि फोर्स क्या है वेरिएबल है। अच्छा अगर वेरिएबल है तो आप इस ds को अब क्या लिखोगे, तो ये जो ds है इसमें आपकी जो गिवन डिस्प्लेसमेंट है वो x में भी हो रही है और आपकी जो गिवन डिस्प्लेसमेंट है वो y में भी हो रही है। पिछले क्वेश्चन में डिस्प्लेसमेंट सिर्फ x में थी तो मैंने dx लिया था, अब मेरी डिस्प्लेसमेंट x और y में हो रही तो dx i कैप dy j कैप, अगर स्पेस में होती स्पेस में फिर क्या लेता मैं साथ में dz k कैप, तो मेरे पास ये डिस्प्लेसमेंट आ गई। अच्छा अब क्वेश्चन कह रहा है कि स्टार्टिंग फ्रॉम योर ओरिजिन, स्टार्टिंग फ्रॉम ओरिजिन पार्टिकल इज टेकन अलोंग पॉजिटिव एक्सिस टू अ पॉइंट a, 0 and then parallel to y axis to a point a, a। करना क्या है, कैलकुलेट द टोटल वर्क डन बाय द फोर्स ऑन द पार्टिकल, इस फोर्स के कारण पार्टिकल पे कितनी फोर्स लगी। तो मैं क्या नोटिस कर रहा हूं कि मैंने ना दो बार डिस्प्लेसमेंट की है, एक बार मैंने डिस्प्लेसमेंट की है फ्रॉम स्टार्टिंग पॉइंट, एक बार मैंने डिस्प्लेसमेंट की है फ्रॉम
स्टार्टिंग पॉइंट टू a, 0 मूविंग अलोंग पॉजिटिव x। फिर उसके बाद मैंने फिर डिस्प्लेसमेंट की है पैरेलल टू y एक्सिस। तो अगर मैं इसको ध्यान से प्लॉट करूं तो मेरे को क्या नजर आएगा? मेरे को नजर आएगा कि अगर मैं ये x, ये y और इस जगह को मैं ओरिजिन मान के चलूं तो स्टार्टिंग में मेरा पार्टिकल यहाँ पे ये O पॉइंट पे है ओरिजिन पे, और फिर मैं ऐसे आगे गया और मैं लेटर से A पॉइंट तक आगे गया और ये मैं आगे गया टिल a, 0। उसके बाद मैंने क्या नोटिस किया कि मेरा जो पार्टिकल है वो क्या करेगा, वो मूव करेगा एंड पार्टिकल की जो मूवमेंट है वो पैरेलल टू y एक्सिस है। तो क्वेश्चन कह रहा है आपका जो पार्टिकल है वो कैसे मूव कर रहा है, पैरेलल टू y एक्सिस मूव कर रहा है। तो आपका पार्टिकल ये पैरेलल टू y एक्सिस आ गया, और जब आपका पार्टिकल पैरेलल टू y एक्सिस आया तो आप ये B पॉइंट पे आ गए अब, और ये B पॉइंट पे आपको जो कोऑर्डिनेट है वो क्या हो गया, a, तो ये आपके पास ये वाली जगह आपके पास a है और ये वाली जगह भी आपके पास a है। तो आपने क्या नोटिस किया कि यहाँ पे मेरा जो पाथ है, पाथ का मतलब मैं जो मूव किया मैंने O टू A किया एंड फिर दूसरा मैंने A टू B किया। मैं दो बार मूव किया मैंने, O टू A एंड देन A टू B। और मैंने अब इस पूरे का क्या निकालना है, वर्क डन निकालना। तो वर्क डन निकालने के लिए पहले तो मेरे को ये स्मॉल वर्क डन, तो स्मॉल वर्क डन माइनस, अच्छा अब देखो ये फोर्स को डिस्प्लेसमेंट के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो I और I मल्टीप्लाई हो जाएंगे, J एंड J मल्टीप्लाई होंगे, तो ये माइनस K तो मैं बाहर रहने देता हूं। अब I और I को मल्टीप्लाई किया तो ये क्या बन गया, Y dx, प्लस J और J को मल्टीप्लाई किया तो क्या बन गया, X dy। तो ये देखो ये वर्क डन समझ में आया? मैंने जो फॉर्मूला लिखा स्मॉल वर्क डन, मैंने F डॉट ds किया, फोर्स इनटू स्मॉल डिस्प्लेसमेंट किया, तो ये मेरा स्मॉल वर्क डन आ गया। हाँ जी, आ गया स्मॉल वर्क डन। अब इसमें हमने क्या कहा था कि टोटल वर्क डन निकालने के लिए क्या करते हैं, इंटीग्रेट। अभी करना नहीं, देखो जब मैं इसको इंटीग्रेट करूंगा प्रॉब्लम आएगी। क्या प्रॉब्लम आएगी? देखो अगर तो होता ना x dx तो फिर तो इसको मैं लिख देता x स्क्वायर बाय 2, पर अब प्रॉब्लम क्या है, यहां पे है y dx। और याद है मैंने आपको क्या कहा था कि इंटीग्रेशन करने टाइम एक वेरिएबल होना चाहिए, मतलब अगर ये x है तो ये x होना चाहिए, नहीं है तो इसको x पे क्या करो, कन्वर्ट करो। पर कन्वर्ट करने के चक्कर में ना बहुत टाइम लगेगा, कन्वर्ट करने के चक्कर में बहुत टाइम लगेगा। तो फिर अब क्वेश्चन है कि सर इसको फिर अब सॉल्व कैसे करेंगे, इसका करना क्या है अब? तो ये जो है ना जो मैं अब करने लगा हूं ये याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो मैं करने लगा हूं। ये हमेशा नहीं होगा, ऐसे क्वेश्चंस के लिए होगा जो टिपिकल क्वेश्चन, ज्यादातर इधर x होगा, ज्यादातर इधर y होगा, और आप इंटीग्रेट करोगे और आंसर आ जाएगा। 99% ऐसे ही होगा, 1% ऐसे क्वेश्चन होंगे जो मैं डिस्कस कर रहा हूं और ज्यादातर ये पेपर में आते हैं। तो इसमें अब आप क्या नोटिस कर रहे हो कि ये जो आप देख रहे हो इसको कैसे डील करेंगे। अभी पीछे मैंने आपको एक फॉर्मूला लिखाया था, चेंज इन u into v, where u and v both are variable। तो मैंने क्या लिखा था, v du प्लस u dv। हाँ जी ठीक है जी। अगर मैं अब u और v की जगह लिख दूं x एंड y, क्योंकि ये भी वेरिएबल है, तो ये क्या बन गया, y dx प्लस x dy। और जरा ध्यान से देखो ये जो आप वैल्यू नोटिस कर रहे हो ये वाली और ये वाली दोनों वैल्यूज सेम है, और अगर ये दोनों सेम है तो इसका मतलब ये जो पूरी की पूरी टर्म है इसको आप क्या लिख सकते हो, स्मॉल चेंज ऑफ x इंटू वाई। इस पूरे को मैं इस पूरे को क्या लिख सकता हूं, स्मॉल चेंज ऑफ x इंटू वाई। तो मेरा जो वर्क डन आया ये मेरा आ गया माइनस a स्मॉल चेंज ऑफ x इंटू वाई। और ये वाली जो बात आपने लिखी है ना ये आपने याद रखनी है, ये आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपने याद रखना, इस चीज को आपने याद रखना। क्या आपको जो स्मॉल वर्क डन आ गया वो क्या आ गया, माइनस के इंटू स्मॉल चेंज इन एक्स इंटू वाई। हाँ जी समझ में आ गया ये एक्स इंटू वाई कैसे आया, ठीक है। हाँ अब इंटीग्रेशन करना आसान है, क्यों? क्योंकि देखो जब आप इसको इंटीग्रेट करोगे तो देखो कांस्टेंट बाहर आ गया, एंड व्हाट इज इंटीग्रेशन ऑफ dx, x,
व्हाट इज इंटीग्रेशन ऑफ dy y, व्हाट इज इंटीग्रेशन ऑफ dxy xy, स्मॉल चेंज ऑफ x का इंटीग्रेशन x, स्मॉल चेंज ऑफ y का इंटीग्रेशन y, स्मॉल चेंज ऑफ xy का इंटीग्रेशन xy। तो यहां पे अब मैंने टोटल वर्क डन निकालना है, तो मेरा जो टोटल वर्क डन होगा वो होगा वर्क डन फ्रॉम O टू A प्लस वर्क डन फ्रॉम A टू B। तो जो मैंने टोटल वर्क डन निकालना है वो मेरा वर्क डन होगा स्मॉल वर्क डन का इंटीग्रेशन। और जब मैं स्मॉल वर्क डन को इंटीग्रेट करूंगा तो दो बार इंटीग्रेट करूंगा, एक बार O से A, दूसरी बार A टू B। तो ये आ गया माइनस के dxy, जिसमें मैं O से A एंड फिर अगेन माइनस के कर तो मैं प्लस रहा हूं पर वो के माइनस में है तो इसलिए वो माइनस के इंटू डी एक्स वाई लिमिट्स ए टू बी। अच्छा, अब ये जो O टू A है इसमें आप क्या पुट करोगे? O का मतलब आप इनिशियल पॉइंट को पुट करोगे, तो इनिशियल पॉइंट क्या है? 0 0। A का मतलब आप फाइनल पॉइंट पुट करोगे, फाइनल पॉइंट क्या है? A कॉमा 0। फिर यहां पे आप इनिशियल पॉइंट पुट करोगे A कॉमा 0, और फाइनली आप कहां पे गए थे? A कॉमा A। और इसमें आपने याद रखना है कि जो आप पहले लिख रहे हो, ये जो आप पहले लिख रहे हो ये आपके x कोऑर्डिनेट्स हैं, और जो आप बाद में लिख रहे हो ये आपके क्या है? y कोऑर्डिनेट्स। तो जब भी x की वैल्यू पुट करनी है तो जो पहले लिखा है, जो कोमा के बाद में लिखा है वो y की वैल्यू। तो अब जब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो मैं क्या नोटिस कर रहा हूं कि मेरा जो वर्क डन आएगा वो आ गया माइनस के बार कांस्टेंट आ गया, इंटीग्रल ऑफ dxy इज xy लिमिट्स 0,0 एंड a, 0 माइनस के बार आ गया, इंटीग्रल ऑफ dxy इज xy लिमिट्स a, 0 एंड a, a। तो आपके पास ये जो वर्क डन है आ गया माइनस के, हाँ जी, फिर आ गया a इंटू 0। मतलब पहले आपने बेटा क्या किया? पहले आपने x और y की वैल्यू पुट की अपर, अपर मतलब x को a पुट किया, y को 0 पुट किया, फिर माइनस माइनस अब x को 0 और y को भी 0 पुट कर, फिर माइनस के, ये आपने अपर वैल्यू पुट की, x को a और y को भी क्या पुट किया? a, और फिर आपने माइनस x को a और y को क्या पुट किया? 0। तो जब आप ये सारी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करोगे तो आपका जो वर्क डन आया उसका आंसर आ गया माइनस के इंटू ए स्केयर। तो ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर है कि हमारा जो गिवन वर्क डन आएगा वो कितना आएगा? माइनस के इंटू ए स्केयर। तो ये हमारा वर्क डन आ गया। हाँ जी, हाँ, वर्क डन कैन बी पॉजिटिव, वर्क डन कैन बी नेगेटिव, वर्क डन कैन बी 0। एक बॉडी का वर्क डन पॉजिटिव भी हो सकता है, बॉडी का वर्क डन नेगेटिव भी हो सकता है, वर्क डन 0 भी हो सकता है। हाँ जी, ठीक है जी, क्लियर है ये? तो आंसर समझ में आ गया। अब देखो ये ग्राफिकल बेस्ड क्वेश्चन है, और ग्राफिकल बेस्ड क्वेश्चन में हमने क्या डिस्कस किया था कि योर एरिया अंडर फोर्स वर्सेस डिस्प्लेसमेंट ग्राफ with respect to displacement axis will be equal to work done for the given displacement। तो ये हमने याद रखना है कि जब भी हमने ग्राफिकल क्वेश्चंस करने हैं और वर्क डन निकालना है तो ग्राफिकल बेस्ड क्वेश्चन में हम किसका एरिया लेंगे? फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट ग्राफ का एरिया किसके रिस्पेक्टिवली लेंगे? डिस्प्लेसमेंट के। जितने डिस्प्लेसमेंट के लिए एरिया निकालेंगे उतने डिस्प्लेसमेंट का क्या मिलेगा? वर्क डन। जितने डिस्प्लेसमेंट का एरिया निकालेंगे उतने डिस्प्लेसमेंट का वर्क डन मिलेगा। और ये जो वर्क डन है ना, ये वर्क डन भी पॉजिटिव हो सकता है और ये वर्क डन भी नेगेटिव हो सकता है। अब ये वर्क डन पॉजिटिव कब होगा? ये वर्क डन पॉजिटिव तब होगा जब फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट की जो डायरेक्शन है वो सेम है। और ये वर्क डन नेगेटिव कब होगा? जब फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट की ये जो डायरेक्शन है, ये आपकी डायरेक्शन क्या है? ऑपोजिट है। आपको कैसे पता चलेगा? अगर ये एफ और एस, एफ एंड एस दोनों पॉजिटिव या दोनों नेगेटिव हैं, दोनों पॉजिटिव हैं या दोनों नेगेटिव हैं, तो आपका थीटा 0 होगा। और अगर आपका एफ एंड एस उसमें से एक प्लस है और एक
माइनस है, एक प्लस है और एक माइनस है। तो एक प्लस और एक माइनस का क्या मतलब है कि दोनों की डायरेक्शन ऑपोजिट है। देखो वेक्टर्स में आपको पता है कि दो वेक्टर्स में से अगर आप दोनों को प्लस ले रहे हो तो उनकी डायरेक्शन सेम है। दो वेक्टर्स 1D में, 1D मतलब स्ट्रेट लाइन में, और एक प्लस ले रहे हो एक माइनस ले रहे हो तो उनकी डायरेक्शन क्या है, ऑपोजिट है। तो ग्राफिकल क्वेश्चंस में जब भी आप एक्स और वाई, जब भी फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट को कंपेयर कर रहे हो और आप नोटिस कर रहे हो कि वहां पे फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट मेरा इस हिसाब से आ रहा है कि दोनों प्लस हैं या दोनों माइनस हैं, तो उनकी डायरेक्शन सेम है। एक प्लस है एक माइनस है तो उनकी डायरेक्शन ऑपोजिट। अब मैंने करना क्या है, मैंने यहाँ पे वर्क डन निकालना है, मैंने वर्क डन निकालना है, और वर्क डन निकालना है इस फोर्स के कारण। और निकालना कहां से कहां है, निकालना है मैंने फ्रॉम -4 मीटर टू +4 मीटर, -4 से +4। तो मैं क्या नोटिस कर रहा हूं कि मेरा ये -4 इनिशियल पॉइंट हो गया और ये +4 मेरा क्या हो गया, फाइनल पॉइंट। तो ये मेरी क्या होगी, डिस्प्लेसमेंट। अच्छा ध्यान से देखो, जब आप ये डिस्प्लेसमेंट को देख रहे हो, आप यहां से यहां जा रहे हो, ये देखो आगे जा रहे हो, तो आप किधर को जा रहे हो, राइट साइड। तो आपका डिस्प्लेसमेंट राइट साइड, आप राइट साइड प्लस मान रहे हो, तो आपका डिस्प्लेसमेंट क्या है, पॉजिटिव। पर एक चीज नोटिस करो, जब आप इस पॉइंट से इस पॉइंट तक जा रहे हो, ये वाला, तो इस पॉइंट से इस पॉइंट के बीच में आपकी फोर्स क्या आ रही है, नेगेटिव आ रही है। और जब आप जा रहे हो लेट से ये पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक, तो आप क्या नोटिस कर रहे हो कि ये वाले जो केस है, इस केस में आपकी जो फोर्स आ रही है वो क्या आ रही है, पॉजिटिव। और अगर मैं नोटिस करूं तो ये मेरी डिस्प्लेसमेंट है, अगर मैं नोटिस करूं ये मेरी डिस्प्लेसमेंट है, तो मैं क्या नोटिस कर रहा हूं, इस केस में मेरी डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव है, इस केस में भी मेरी डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव है। पर यहां पर देखो इन दोनों के बीच में फोर्स नेगेटिव है, डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव है, तो एंगल कितना हो गया, 180। यहां पे दोनों सेम डायरेक्शन में, तो एंगल कितना हो गया, 0। तो मैं क्या नोटिस कर रहा हूं कि ये वाला जो मैं केस लूंगा, इस केस में मेरा जो वर्क डन है वो क्या हो जाएगा, नेगेटिव, और ऊपर वाले केस में मेरा जो वर्क डन आएगा वो क्या होगा, पॉजिटिव। ये बात समझ में आ रही मैं क्या कह रहा हूं। तो मैं यहाँ पे ना वर्क डन को दो पार्ट्स में निकालूंगा। पहले मैं जो वर्क डन निकालूंगा वो निकालूंगा फ्रॉम योर पोजीशन -4 मीटर टू योर पोजीशन -2 मीटर। मैं पहले इतने के लिए अपना क्वेश्चन सॉल्व करूंगा, और इतने में मैं क्या नोटिस कर रहा हूं कि मेरी फोर्स जो है वो क्या है, नेगेटिव, और मेरी जो डिस्प्लेसमेंट है वो क्या है, पॉजिटिव। डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव का मतलब ये इनिशियल पॉइंट है और ये फाइनल पॉइंट है, और आप इनिशियल टू फाइनल जा रहे हो, आप राइट साइड जा रहे हो, राइट साइड आपकी पॉजिटिव डायरेक्शन। तो राइट साइड आपकी जो डायरेक्शन है वो कौन सी डायरेक्शन है, पॉजिटिव डायरेक्शन। तो अगर ये आपकी पॉजिटिव डायरेक्शन है तो आप क्या नोटिस कर रहे हो, आप नोटिस कर रहे हो कि यहाँ पर मैं जब ये क्वेश्चन सॉल्व करूंगा, तो मैं जब ये वाला एरिया निकालूंगा, ये वाला एरिया, तो ये वाला एरिया का जो मेरा वर्क डन आएगा, इस एरिया का जो वर्क डन आएगा वो मैं क्या लूंगा, माइनस। और ये एरिया मेरा क्या बनेगा, हाफ ऑफ बेस इनटू हाइट। तो ये मेरे पास कितना आ गया, -10 जूल। तो मेरा ये वर्क डन आ गया -10 जूल। हाँ जी, क्लियर है ये। उसके बाद अब मैं अपना इनिशियल पॉइंट लूंगा -2 मीटर, और फाइनल पॉइंट जो मैं लूंगा वो मेरा कितना हो गया, 4 मीटर। तो अब मैं -2 से 4 मीटर तक निकालूंगा। तो -2, ये -2, ये मेरा -2 आ गया, और ये मेरा 4। तो मैं -2 से 4 तक का अब केस सॉल्व करूँ। तो जब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो ये मेरा, ये वाला जो मेरा एरिया, ये वाला अब मैं एरिया निकालूंगा, ये वाला एरिया निकालूंगा। और ये एरिया मेरा जो वर्क डन आएगा, इसमें ये वर्क डन पॉजिटिव होगा, क्यों, क्योंकि फोर्स भी मेरी पॉजिटिव है और डिस्प्लेसमेंट भी मेरी पॉजिटिव है। तो यहाँ पर मेरे जो थीटा था पहले वो 180 था, अब जो मेरा थीटा है वो क्या हो गया, 0। तो मेरा जो वर्क डन अब मैं यहाँ पे लूंगा वो क्या होगा, पॉजिटिव, और उसकी वैल्यू होगी हाफ ऑफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स। तो देखो ये मेरी एक ये पैरेलल साइड होगी, एक ये होगी, तो एक साइड मेरी कितनी आ गई, 6 मीटर, दूसरी मेरी साइड कितनी आ गई, 2 मीटर। तो ये आ गया 6 + 2, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना आ रहा है, 10। तो इसको सॉल्व किया मैंने, तो मेरा ये जो वैल्यू है ये कितनी आ गई, 40 जूल। एंड मेरा जो टोटल वर्क डन आया, फाइंड द टोटल वर्क डन। तो टोटल वर्क डन जो मेरा आया वो इन दोनों वर्क डन का क्या आ गया,
सम आ गया, और जब मैंने सम किया तो मेरा आंसर कितना आया, 30 जूल मेरा आंसर है। तो ये मेरा रिक्वायर्ड आंसर आ गया, दिस इज माय वर्क डन, ये मेरा वर्क डन। हाँ जी ठीक है जी, समझ में आया कैसे सॉल्व किया है, क्लियर है ये। अब ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट टिपिकल क्वेश्चन है। तो सारे क्वेश्चन जो हम कर रहे हैं ये सब इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये सब एक एक टाइप है। मतलब हम जो क्वेश्चन कर रहे हैं ना, ये सब एक एक टाइप है कि कांस्टेंट फोर्स को कैसे डील करना है, वेरिएबल फोर्स को कैसे डील करना है, इंटीग्रेशन कैसे करनी है, फिर एरिया के बेसिस पे वर्क डन कैसे निकालना है। अब हम वर्क एनर्जी प्रिंसिपल को भी थोड़ा सा यहाँ पे समझेंगे इस क्वेश्चन में। तो हमारे पास देखो क्वेश्चन कह रहा है कि अ वुमन पुशेस अ ट्रंक ऑफ मास 20 kg। तो हमारे पास एक ट्रंक है जिसका मास कितना है, 20 kg, और वो जो ट्रंक है उसको हमने स्टार्ट किया फ्रॉम रेस्ट ऑन अ रेलवे प्लेटफॉर्म विच हैज अ रफ सरफेस। तो एक ट्रंक है, एक वुमेन उस ट्रंक को पुश करके आगे लेके जा रही है ऑन द रफ सरफेस ऑफ अ रेलवे प्लेटफॉर्म, एंड शी सप्लाइज अ कांस्टेंट फोर्स ऑफ 100 न्यूटन। तो वो 100 न्यूटन फोर्स लगा रही है फॉर अ डिस्टेंस ऑफ 10 मीटर। तो 10 मीटर के लिए उसने 100 न्यूटन फोर्स उस ट्रंक पे लगाई, कांस्टेंट फोर्स। देयर आफ्टर, उसके बाद शी गेट्स प्रोग्रेसिवली टायर्ड, उसके बाद वो थक गई, एंड हर अप्लाइड फोर्स रिड्यूसेस। तो अब उसकी अप्लाइड फोर्स थोड़ी कम हो गई, और वो धीरे धीरे कम हो रही है, ऐसे नहीं है कि सीधे कम होगी, वो कम हो रही है 100 से 50 लीनियरली। लीनियरली मतलब जैसे जैसे वो आगे जा रही है वैसे वैसे फोर्स की वैल्यू विद डिस्टेंस 100 से 50 लीनियरली क्या हो रही है, कम हो रही है। एंड द टोटल डिस्टेंस बाय विच द ट्रंक हैज बीन मूव्ड इज 20 मीटर। तो जो ट्रंक ने टोटल डिस्टेंस मूव किया वो कितना है, 20 मीटर। देखो 10 मीटर तो पहले ही मूव कर लिया था कांस्टेंट फोर्स, तो बचा कितना, 10 मीटर। तो अगर मैं इसको ध्यान से नोटिस करूं तो मैं क्या ऑब्जर्व कर रहा हूं कि यहां पर ये प्लेटफॉर्म है, और इस प्लेटफॉर्म के ऊपर हमारे पास ये एक ट्रंक है। इस ट्रंक के ऊपर वुमेन ने 100 न्यूटन फोर्स लगाई, और इस ट्रंक को उसने डिस्प्लेस किया, कितने से डिस्प्लेस किया, बाय 10 मीटर। और जब डिस्प्लेस किया तो यहां से लेके यहां तक जो फोर्स वुमेन ने लगाई है वो कौन सी फोर्स लगाई है, कांस्टेंट फोर्स। और वो कांस्टेंट फोर्स जो लगाई है वो कांस्टेंट फोर्स आपकी 100 न्यूटन लग रही है। तो ये 100 न्यूटन स्टार्टिंग से लेके एंड तक जो वुमेन ने फोर्स लगाई वो कितनी है, 100 न्यूटन, 10 मीटर तक। अच्छा, ये ए से बी तक तो 100 न्यूटन लगाई, इसके बाद शी गेट्स टायर्ड। तो अब वो अगेन बॉडी को आगे लेके गई, अगेन आगे लेके गई। टोटल डिस्टेंस कितना है, 20। अगर टोटल डिस्टेंस 20 तो आगे फर्दर वो फिर कितना आगे लेके गई, बाय 10 मीटर। और जब वो आगे लेके जा रही है तो अब यहां पर हम क्या नोटिस कर रहे हैं कि जैसे जैसे वो आगे जा रही है वो जो फोर्स वो लगा रही है दैट फोर्स विल प्रोग्रेसिवली डिक्रीज, वो कम हो रही है फोर्स। तो आगे जाते जाते फोर्स कम हो रही है, डिक्रीज हो रही है। तो ये जो फोर्स है ये कौन सी फोर्स है, वेरिएबल, ये वेरिएबल फोर्स। और ये वेरिएबल फोर्स जो उसने लगाई अल्टीमेटली जब वो पहुंची 10 मीटर 20 मीटर मूव करने के बाद, तो वो जो फोर्स उसकी है वो कम होते होते 100 से कितनी होगी, 50। तो ए टू बी कांस्टेंट फोर्स लग रही है, बी टू सी वेरिएबल फोर्स लग। अच्छा, अब क्वेश्चन कह रहा है कि हमने क्या करना है। तो क्वेश्चन कह रहा है कि आप ना क्या करो, आप ना एक ग्राफ प्लॉट करो। You have to plot the force applied by the woman with distance graph। तो हमने एक ग्राफ प्लॉट करना है किसके बीच में, फोर्स अप्लाइड बाय द वुमेन विद डिस्टेंस। और साथ में हमें दिया क्या हुआ है, हमें दिया हुआ है कि फ्रिक्शन फोर्स जो यहां लग रही है वो कितनी है, 50, क्योंकि हमें दिया हुआ है ना रफ सरफेस। तो रफ सरफेस है तो यहाँ पे जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन लग रही है वो कितनी है, 50। तो मैं क्या नोटिस कर रहा हूँ, मैं नोटिस कर रहा हूँ कि यार यहाँ पे ना फ्रिक्शन लग रही है, यहाँ पे क्या लग रही है, फ्रिक्शन। और आपको पता है कि जो फ्रिक्शन होती है ना, वो अगर बॉडी स्लाइड कर रही है तो उसकी वैल्यू हर टाइम क्या रहेगी, सेम रहेगी। तो फ्रिक्शन तो कांस्टेंट ही रहेगी क्योंकि ट्रंक आगे जा रहा है, स्लाइड कर रहा है। एंड काइनेटिक फ्रिक्शन है, काइनेटिक फ्रिक्शन इज ऑलवेज कांस्टेंट। और मुझे फ्रिक्शन कितनी दी हुई है, 50 दी हुई। तो पहले तो वुमेन का फोर्स का विद डिस्प्लेसमेंट ग्राफ प्लॉट करते हैं। तो पहले तो वुमेन का ग्राफ प्लॉट करते हैं विद फोर्स। तो यहाँ पर मैंने लेटर से यहाँ पे फोर्स को प्लॉट किया, और मैं फोर्स को न्यूटन में ले रहा हूँ।
यहाँ पे मैंने डिस्प्लेसमेंट को प्लॉट किया, उसको मैं मीटर में ले रहा हूँ, और मैंने यहाँ पे ये मान लिया कि ये 10 एंड फिर आगे 10, तो ये कितना हो गया मेरा 20 मीटर, और ऐसे ही ये मेरे पास आ गया 50, और फिर कितना आ गया 100 न्यूटन। तो हम क्या नोटिस कर रहे हैं, हम नोटिस कर रहे हैं कि हमारे पास ये जो गिवन बॉडी है, वो पहले तो वुमेन ने 100 न्यूटन फोर्स लगाई, और वो कांस्टेंट फोर्स है फॉर योर 10 मीटर। ये जो 10 मीटर तक जो फोर्स लग रही है वो क्या है, कांस्टेंट है। इसके बाद फिर क्या हुआ, इसके बाद फिर वुमेन ने जो फोर्स अप्लाई की वो प्रोग्रेसिवली कम होती गई। तो इसके बाद जो वुमेन की फोर्स है वो प्रोग्रेसिवली कम होती गई, तो ये कम होती गई, तो ये लीनियर, तो ये हमारा लीनियरली कम होके कितनी होगी 50। तो ये मेरे पास गिवन ग्राफ को अगर मैं नोटिस करूं, तो ये ए से लेके बी तक और ये बी से लेके सी तक ये मेरा ग्राफ है जो मैं ऑब्जर्व कर। हाँ जी, समझ में आ गया, ग्राफ क्लियर है ये। अब क्वेश्चन आपको कह रहा है कि कैलकुलेट कैलकुलेट द वर्क डन बाय द टू फोर्सेस ओवर 20 मीटर। तो दोनों फोर्सेस का वर्क डन निकाल, एक मैंने वर्क डन वुमेन का निकालना है, एक वर्क डन किसका है, फ्रिक्शन का। अच्छा, अब जो वर्क डन बाय वुमेन कैसे निकालेंगे, तो ये जो है ये हमारे पास आ गया वर्क डन बाय वुमेन। अब आप एक चीज नोटिस करो, जो वुमेन है वो जब ट्रंक को पुश कर रही है तो ए टू बी तो कांस्टेंट फोर्स है, पर बी टू सी फोर्स वेरिएबल है। अब वेरिएबल में तो इंटीग्रेशन करनी पड़ेगी, तो मैं देखूंगा कि क्या इंटीग्रेशन अवॉइड हो सकती है। तो ये आपने किसका ग्राफ बनाया है, फोर्स, किसकी फोर्स का, वुमेन की। तो अगर आप यहाँ पे एरिया निकालोगे तो क्या मिलेगा, वर्क डन, किसका वर्क डन, वुमेन का, क्योंकि इसमें आपने फ्रिक्शन तो डाली नहीं, सिर्फ किसकी फोर्स लगाई है, वुमेन की। तो ये जो वर्क डन आप निकालना चाहते हो, इसको आप सिंपली एरिया अंडर योर फोर्स वर्सेस डिस्प्लेसमेंट ग्राफ से निकाल लोगे। और पता लगा क्यों कर रहे हो ऐसे, क्योंकि फोर्स बी टू सी कॉन्स्टेंट नहीं है, ए टू बी तो ठीक है कॉन्स्टेंट है, पर बी टू सी पंगा पड़ेगा। तो मैं अब इसको एरिया कैसे निकालूंगा, तो एरिया निकालने के लिए मैं एक तो ये वाला पोर्शन एरिया निकालूंगा, और फिर मैं ये वाले पोर्शन का एरिया निकालूंगा, ये दो एरिया निकालूंगा, तो मेरे को टोटल एरिया जो है वो यहाँ पे मिल जाएगा। तो मेरा जो गिवन वर्क डन बाय वुमेन है, अगर मैं इतने पोर्शन का एरिया निकालूं तो ये कितना हो गया 100 इंटू 10, और अगर मैं इस पोर्शन का एरिया निकालूं तो ये ट्रेपीजियम बन गया, तो ये आ गया हाफ ऑफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो ये जो आपका वर्क डन आया बाय द वुमेन, ये कितना आ गया 1750 जूल्स। तो ये हमारा वर्क डन बाय द वुमेन आ गया। तो ये वर्क डन बाय द वुमेन आ गया। हाँ जी, ठीक है जी। अब क्वेश्चन आया कि आपने निकालना है वर्क डन बाय योर फ्रिक्शन। तो वर्क डन बाय फ्रिक्शन कैसे निकालेंगे बताओ, इसको मैंने कह दिया वर्क डन बाय फ्रिक्शन। हाँ जी बताओ, वर्क डन बाय फ्रिक्शन कैसे निकालें। ये जो फ्रिक्शन आप देख रहे हो ये वेरिएबल है कि कांस्टेंट है, तो अगर कांस्टेंट है तो इसमें तो कोई टेंशन ही नहीं है, एफ डॉट एस हो जाएगा, हो जाएगा एफ डॉट एस। तो अगर एफ डॉट एस हो जाएगा तो आप क्या नोटिस कर रहे हो, आप नोटिस कर रहे हो कि ये जो आपका वर्क डन होगा ये आपके पास बन गया फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट इनटू 180। ये पता लगा मैंने 180 क्यों लिखा, क्योंकि फोर्स ट्रंक जिधर जा रहा है उसके ऑपोजिट लग रही है। तो फिर ये जो फ्रिक्शन है ये 50 है, और डिस्प्लेसमेंट टोटल कितनी हुई है 20, एंड कॉस 180 क्या हो गया माइनस। तो हमारे पास वर्क डन बाय फ्रिक्शन कितना आ गया -1000 जब। तो वर्क डन बाय फ्रिक्शन हम जो नोटिस कर रहे हैं वो हमारे पास कितना आ गया 1000 जब। तो ये हमारा आंसर आ गया। समझ में आ रहा है क्या कर रहे हैं। अच्छा, इसके बाद अब लास्ट हमें क्या कह रहा है एग्जामिनर के, व्हाट इज द काइनेटिक एनर्जी एंड द वेलोसिटी एक्वायर्ड बाय द ट्रंक। तो हमने फाइनल फाइनल काइनेटिक एनर्जी एंड वेलोसिटी, फाइनल मतलब यहां पर जब सी पॉइंट पे पहुंचे तो सी पॉइंट पे वेलोसिटी एंड सी पॉइंट पे काइनेटिक एनर्जी निकालें। अब सी पॉइंट पे वेलोसिटी और काइनेटिक एनर्जी कैसे निकालें। अब यहां पे टोटल फोर्सेस कौन कौन सी लग रही हैं, यहां पे जो टोटल फोर्सेस जो लग रही हैं, एक वुमेन लगा रही है,
और दूसरी फोर्स फ्रिक्शन है। अगर मैं इन दोनों फोर्सेस को ऐड कर दूं, तो नेट फोर्स मिल जाएगी। तो वर्क डन बाय नेट फोर्स क्या होगा? वर्क डन बाय वुमेन प्लस वर्क डन बाय फ्रिक्शन। ये वर्क डन बाय नेट फोर्स हो गया ना, क्योंकि इसके अलावा, अच्छा इसके अलावा और कौन सी फोर्स लग रही है? इसके अलावा एक लग रहा है वेट। एक क्या लग रहा है? वेट। पर वेट और आपका जो डायरेक्शन ऑफ मोशन है, देखो ये परपेंडिकुलर है, तो परपेंडिकुलर के कारण वर्क डन क्या होता है? 0। दूसरा क्या लग रहा है? नॉर्मल डायरेक्शन, वो भी कितना एंगल बना रहा है डिस्प्लेसमेंट के साथ? 90, तो उसके कारण भी वर्क डन क्या हो गया? 0। 4 फोर्स लग रही हैं, 4 में से 2 का वर्क डन 0 है। सबके वर्क डन ऐड कर दो, नेट फोर्स आ जाएगी। नेट फोर्स मतलब सारी फोर्सेस का सम। तो कितना आया? तो मेरे पास ये जो वैल्यू आई, ये वैल्यू मेरे पास आ गई 1750 माइनस 1000। तो मेरे पास जो नेट वर्क डन आया वो कितना आ गया? 750। एंड आपको पता है व्हाट इज वर्क एनर्जी प्रिंसिपल? वर्क डन बाय नेट फोर्सेस चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। वर्क डन बाय नेट फोर्सेस चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। इट इज फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। अच्छा, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी क्या होगी? 0, क्योंकि ट्रंक स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट। क्वेश्चन में दिया हुआ है कि इट स्टार्ट्स पुशिंग इट फ्रॉम रेस्ट। तो हमारे पास जो फाइनल काइनेटिक एनर्जी आई उसकी वैल्यू कितनी आ गई? 750 जाउल्स। तो ये हमारे पास फाइनल काइनेटिक एनर्जी है। और फिर था वेलोसिटी निकालो। तो ये काइनेटिक एनर्जी कितनी होती है? हाफ एम बी स्क्वायर। तो ये क्या बन गया? 750। तो मास ऑफ द ट्रंक हमें दिया हुआ है 20, तो हमें मास ऑफ द ट्रंक 20 दिया हुआ है। तो ये आपके पास कितना आ गया? 10। तो ये आपके पास v वहां जाके अंडर रूट हो गया, तो ये हो गया 5√3 मीटर पर सेकेंड। तो ये हमारे पास हमारी वो वेलोसिटी है जो ट्रंक को मिलेगी जब जो वुमेन है वो सी पॉइंट 20 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल करके वहां पहुंचेगी। और अगर यहां पे आगे वुमेन ने फोर्स लगानी बंद कर दी, अगर वो थक गई, उसने फोर्स लगानी बंद कर दी, ट्रंक रेस्ट पे नहीं आएगा। ट्रंक अभी भी क्या करेगा? आगे जाएगा। आगे जाएगा, फ्रिक्शन उसको रोकेगी, थोड़ा आगे जाके रुक जाएगा। और अगर अभी ये जो वुमेन है ये 50 न्यूटन के साथ ही धक्का मारती रहती है, 50 न्यूटन के साथ, तो फिर क्या होगा? आगे वाली फोर्स 50, फ्रिक्शन 50, नेट फोर्स 0। तो ये वेलोसिटी चेंज नहीं होगी। इसी वेलोसिटी के साथ ट्रंक क्या करता रहेगा? मूव करता रहेगा। तो ये कुछ फैक्ट्स हैं, कुछ बातें जो आपने याद रखनी। तो क्लियर है ये?